जो AQI की लेवल है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि जो पहाड़ के क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी अच्छी एयर क्वालिटी है। आप उस समय में अपना आएँगे तो अपना स्वास्थ्य भी आपका सुधर पाएगा। उत्तराखंड का औसत AQI मध्यम से खराब श्रेणी में जो पहुंचा था, इसे आप राज्य के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए कितना गंभीर मानते हैं? हर साल लगभग सैकड़ों ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जिनके ऊपर एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन भी होता है और दर्जनों ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनको क्लोजर नोटिस भी देते हैं हम लोग और वो बंद भी किए हुए हैं वहाँ पे। जो नागरिक रह रहे हैं उनको ये पता भी होना चाहिए कि जिस क्वालिटी की एयर है किस क्वालिटी का पानी भी है। साथ ही में दूसरे अधिकारियों का ये भी कर्तव्य हुए ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ड्यूटी बन जाती है कि कहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है और साथ में पानी की गुणवत्ता क्या है उसको प्रदर्शित करना। ड्रोन असिस्टेड स्प्रिंकलिंग की गई थी। पिछली बार पायलटिंग देहरादून में की थी। इस बार भी हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में ड्रोन्स पानी की बौछारें की थी। तो नहीं, उससे धूल के कारण बैठ जाए नीचे। जी, तो उससे धूल के कण बैठ जाते हैं वहाँ पे और लोगों को सांस लेने में थोड़ा-सा राहत होती है। क्या बोर्ड के पास ऐसे रियल टाइम डेटा है जिन्हें जनता खुले तौर पर देख सके? क्या ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता भी मापी जा रही है या सिर्फ आप शहरी इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं? एजुकेशनल करिकुलम में भी बहुत सारी ऐसे एनवायरमेंटल जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी इनबिल्ट किया गया है ये विषय। तो उनमें एक संस्कार के रूप में बच्चे ये पढ़ भी रहे हैं स्कूलों में और अपने जीवन में वो उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय उस लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूँ। दिवाली का सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है, खूब आतिशबाजियाँ हुई, खूब उत्सव हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पटाखे भी खूब जले। हमने देखा देश भर के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कई रिपोर्ट्स आई कि यहाँ का AQI इतना हो गया, इतना हो गया। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी है कि हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के आंकड़े क्या कह रहे हैं। एक भारत सरकार का प्रोग्राम है NCAP यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर की हवा को उस श्रेणी का नहीं बताया गया जो श्रेणी की होनी चाहिए और कहा गया मैंडेट कि यहाँ की हवा को शुद्ध कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान भी तो यही है। लोग यहाँ शुद्ध हवा लेने के लिए आते हैं, शुद्ध हवा, पानी और प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। ऐसे में क्या कदम अभी उठाए जा रहे हैं, क्या था देहरादून का हाल? हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी, IFS अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर, जैसे मैंने शुरुआत करी, दिवाली का उत्सव होता है। हमने देखा कोर्ट कितना भी आदेश दे ले, लेकिन पटाखे तो जलते ही जलते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में पिछली बार आदेश दिया गया और कहा गया इस बार तो पिछली बार से भी ज़्यादा पटाखे जले। लेकिन एक चुनौती होती है क्योंकि आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्विस सर्वा भी हैं और लोगों को शुद्ध हवा मिले, इस बात की गारंटी देना भी कहीं ना कहीं आपके विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में सर क्या AQI रहा है और अब क्या है, थोड़ा उस पर बता दीजिए सर। नहीं, जैसे दिवाली एक महत्वपूर्ण हमारा फेस्टिवल भी है और इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जो हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनके द्वारा सभी राज्यों के प्रदूषण बोर्ड के निर्देश जारी किए गए थे कि दिवाली के एक सप्ताह पहले और दिवाली के एक सप्ताह के बाद जो है एक विशेष अनुश्रवण मॉनिटरिंग सिस्टम लगानी है। जो संवेदनशील जो हमारी जगह है वहाँ पे AQI नापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है यहाँ पे। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत सारे थोड़ा पैरामीटर्स आते दर्शकों को हैं। बता दीजिए कितना होना चाहिए, क्या पैरामीटर, ताकि दर्शक समझ पाए वो। जी बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसमें 7-8 किस्म के पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसमें PM जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 जो धूल उड़ती है वो भी सम्मिलित होता है। उसके बाद SOx, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, इस टाइप के अलग पैरामीटर्स है। इनको नापते हुए एक उसका इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स का अगर कैटेगराइजेशन करेंगे हम लोग वहाँ पे तो 50 तक जो है इसको बढ़िया मानते हैं हम लोग वहाँ पे। 50 से 100 तक का जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल की कैटेगरी में रखते हैं इंडेक्स को। अगर 51 से लेकर 100 तक की अगर इंडिकेट कर रहा है AQI तो वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आता संतोषजनक है। है नहीं है, हाँ, ठीक है।
उसके बाद 101 से लेके आपका 200 तक का जो है मॉडरेट कैटेगरी मानते हैं। फिर मॉडरेट के बाद जब 201 से लेके 300 होता है वो पुअर होता है, और फिर 300 के ऊपर एंड अबव जो है वो यानी आपके हम सीवियर। देखते हैं कि सर कैंसर की बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी रहता है कि धरती हवा जहरीली हो जाए। हाँ, ये अलग अलग इसमें है कि हम देख जैसे रहे हैं कि 460 हम देख रहे थे कि देहरादून में हमने एक इलाका देखा अखबारों की जो रिपोर्ट्स की 460 पहुंच गया। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि 1000 के आसपास पहुंच चुका होता है। हाँ, ये जो AQI रिप्रेजेंटेशन जो आपको मिलता है यहाँ पे, तो बेसिकली ये डाटा जितने भी सेंटर्स हमारे लेते हैं यहाँ पे, ये पूरे 24 घंटे की एक साइकिल होती है। उस 24 घंटे की साइकिल को कवर करके उसका एवरेज निकालते हुए उसको रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। तो बहुत बार ये होता है कि दिवाली के वक्त जो है वो एकदम स्पाइक में आपको दिखेगा कि 300 पार कर गया, दिल्ली वाले क्षेत्रों में और ज़्यादा पार कर गया वहाँ पे, क्योंकि वो पटाखों से लिंक्ड होता है वहाँ पे, तो वो धुआं है, धूल दिल्ली है वाले भाग के यहाँ आ रहे वहाँ हैं पे। शुद्ध हवा के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो उत्तराखंड में जो AQI हमारे पास 3 स्टेशंस है जो कंटिन्यूस एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पे, और नेशनल लेवल से भी जुड़े हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से हमारे देहरादून का स्टेशन है, एक ऋषिकेश में है, एक काशीपुर में है। ये हर घंटे में जो है अपना एक रियल टाइम बेसिस पे आपकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताया है अभी, उसके साथ साथ अन्य पैरामीटर्स को भी वो उनका कंटिन्यूस नपत होती रहती है वहाँ पे। एक रोबस्ट मॉडल है जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, उसके आधार पर इसको हम लोग कैलिब्रेशन के आधार पर इसको निकालते हैं। अब मुख्य रूप से अगर दिवाली की बात करते हैं, उसके पहले की बात करेंगे दिवाली की, तो उसमें जो है 7 दिन में हमारी एयर क्वालिटी पूरे उत्तराखंड की अगर देखेंगे उसमें, तो वो गुड से सेटिस्फैक्ट्री इसमें आई है। मतलब विन विन सिचुएशन मान रहे हैं आप। 50 से 100 के आंकड़े में जो थी वहाँ पे। कुछ क्षेत्र हमारे दिवाली के दिन जो काशीपुर है, रुड़की है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, जो नीचे के क्षेत्र हैं वहाँ पे, वहाँ आतिशबाजी भी ज़्यादा हुई है वहाँ पे, होती भी पहाड़ों के बनस्पत जो नीचे वाले क्षेत्र हैं मैदानी उसमें क्षेत्रों में ज़्यादा होती है आतिशबाजी होती है आप कह वहाँ पे। तो उसमें एक रात के 11 बजे से 12 के बीच में जो है थोड़ा सा स्पाइक देखा गया है वहाँ पे। तो उसी में जो है आपका देहरादून का आंकड़ा 300 पार कर गया था वहाँ पे। और लेकिन अगर एवरेज की बात करते हैं हम लोग, जो CPCB के आंकड़े की बात करेंगे, जो सेंट्रल उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो आंकड़े बुलेटिन उन्होंने जारी किया था वहाँ पे, उसमें अगर दिवाली की भी बात करेंगे हम लोग, तो 124 देहरादून का वो बता रहा है वहाँ पे, 168 के आसपास आपका काशीपुर का बताया है। और अच्छी बात ऋषिकेश की रही, ऋषिकेश का आंकड़ा जो है वो भी सेटिस्फैक्ट्री लेवल में सबसे आया ज़्यादा है। आप कह रहे हो कि जो प्रदूषण था उत्तराखंड में वो काशीपुर में देखा गया। जी, सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे वो काशीपुर और रुद्रपुर के क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से दिवाली के पहले ही जो है संबंधित जो नगर निगम है उनको धूल कम करने के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स, NCAP जिसकी बात कर रहे हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके अंतर्गत मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स को प्रोक्योर किया गया है। उसको ऋषिकेश और आपके देहरादून क्षेत्र में वो धूल को इकट्ठा करने के लिए मशीन इकट्ठा ही है। वैक्यूम बेस्ड मशीन है, मैकेनिकल, इसमें यहाँ पे आपको हाथ का यूज नहीं, वो मशीन ही जो है रास्ते से चली जाती है और धूल इकट्ठा कर दी जाती है। तो मैं जिसकी बात कर रहा था कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें दो महत्वपूर्ण कारक है। एक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो वाहनों से इमिट करता है वहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा जो धूल के कण होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर 10 PM10 के नाम से जाना जाता है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे वहाँ पे आपको, तो मेन एक जो पोल्यूटेंट के रूप में ये देखे गए हैं यहाँ पे। तो इनको कम करने के लिए जो है ये व्यवस्थाएं लगाई गई थी। साथ ही में ड्रोन असिस्टेड स्प्रिंकलिंग की गई थी। पिछली बार पायलटिंग देहरादून में की थी, इस बार भी हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में ड्रोन्स पानी की बौछार भी आप पूरा कर रहे हैं। बौछारें की थी। तो ताकि उससे धूल के कण बैठ जाए नीचे। जी, तो उससे धूल के कण बैठ जाते हैं वहाँ पे और लोगों को सांस लेने में थोड़ा सा राहत होती है। तो वो एक एडवांटेज हमारे साथ रहा है कि ड्रोन कृषि विभाग और अन्य विभागों के साथ तालमेल, नगर निगम के साथ तालमेल बनाते हुए ये एक्टिविटी की गई है। और मैं समझता हूँ कि लोगों की सहभागिता और लोगों की जागरूकता काफ़ी बड़ी है यहाँ पे। पिछले साल से सर अगर कंपेयर करें
पिछले साल से बेहतर स्थिति है या जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले पिछले अगर साल आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन लगातार क्यों पटाखे लोग जलाते हैं? जी, जी, बिल्कुल। ये इसी का द्योतक है कि हमारे जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी हमारे ये तीनों सेंटर्स हैं, देहरादून, ऋषिकेश में इनकी इनकी जो रैंकिंग है इसमें भी काफ़ी सुधार आया है। और इसके सुधार के साथ-साथ जो दिवाली के समय में एक्यूआई की हमारा इंडेक्स की वैल्यू है, वो भी काफ़ी इसमें भी सुधार आया है पिछले सालों की तुलना में। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक समन्वित प्रयास है जिसमें पहाड़ में हमारा गुड़ से लेके सैटिस्फैक्टरी में हमारा एक्यूआई रहा है। और मैदान के क्षेत्रों में दिवाली के दिन वो स्पाइक आया था वहाँ पे, जिसमें हरिद्वार और रुड़की के क्षेत्र थे। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल आप देखेंगे वहाँ पे तो एक राहत की सांस दिवाली के समय में यानी उत्तराखंड के दिल्ली लोगों वाले ने जहाँ ली है। पॉल्यूशन फैल गया है, वो अगर इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो उत्तराखंड में स्वच्छ हवा लेने के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, ये ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि दिल्ली के साथ-साथ मैं मतलब अनुरोध भी करूँगा कि अगर देवभूमि में अगर दिवाली के लिए आते हैं, क्योंकि देवों की भूमि है और यहाँ भी आप सेलिब्रेट करते हैं, तो एक नया स्पिरिचुअल लेवल पे आप अटेन कर सकते हैं। और साथ ही में जो एक्यूआई की लेवल है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि जो पहाड़ के क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी अच्छी एयर क्वालिटी है। आप उस समय में अपना आएँगे तो अपना स्वास्थ्य भी आपका सुधर सुधर पाएगा और साथ ही में यहाँ की जो एक हमारी आर्थिकी है वो भी सुदृढ़ करने के लिए एक नया आयाम हमारे यहाँ सर करने कुछ के लिए हो दर्शकों जाएगा। के सवाल हैं, वो सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। सवाल है कि इस समय उत्तराखंड का औसत एक्यूआई मध्यम से खराब श्रेणी में जो पहुंचा था, इसे आप राज्य के पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, ये जो एवरेज एक्यूआई की जब बात करते हैं वो हमारा मॉडरेट रहा है यहाँ पे। मतलब आप 50 से लेके 100 तक का पहाड़ी के क्षेत्र में रहा है और कुछ जो दिवाली के दिन मॉडरेट की स्थिति में रहा। एक छोटा-सा 1 या 2 घंटे के लिए एक स्पाइक हुआ था वहाँ पे। तो वो बेसिकली आपका एक्सपोज़र कितना होता है, कितने घंटों का, कम से कम 16 घंटे का अगर आपका एक्सपोज़र होता है या कंटिन्यूअस आपका 2-4 दिन इस टाइप का एक्सपोज़र होता है जहाँ पे पुअर या बहुत ही सीवियर किस्म का एक्यूआई हो, तो उस समय में जो है आपको साँस की और अन्य बीमारी में आप एक्सपोज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक रात के समय में एक छोटा-सा 1 घंटे का स्पाइक आया था जो पुअर कैटेगरी में दर्शाया गया था यहाँ पे। तो उससे थोड़ी देर का एक्सपोज़र कुछ लिमिट तक आपको साँस लेने में दिक्कत करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नॉर्मली मॉडरेट और सैटिस्फैक्टरी लेवल में आया है। तो हम आश्वस्त कर सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में कि एक अच्छी एक्यूआई यहाँ की क्वालिटी मेंटेन हो रही है। जो सर हवा है यहाँ की संतोषजनक कैटेगरी में आ गई है, जो 0 से 50 वाला जो क्राइटेरिया है, जो बेहतर अच्छा बोला जाता है इसे, उसके लिए क्या प्रयास है? जी, अभी एज़ ऑन डेट अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज का एक्यूआई हम देखेंगे वहाँ पे तो वो 0 आप ये कह सकते हैं कि ऋषिकेश का 48 है, वो अच्छी कैटेगरी में है। देहरादून का 53 है, अभी चल रहा है वहाँ पे वो भी एक अच्छी मतलब मान सकते हैं कि हमारी सैटिस्फैक्टरी लेवल का है यहाँ पे। काशीपुर का भी उसी लेवल का है वहाँ पे। तो आज की एज़ ऑन टुडे जो है हमारी एक्यूआई काफ़ी अच्छी है और हम सतत प्रयासरत है कि किसी भी प्रकार से और किसी भी दशा में जो है धूल और जो व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोगों का प्रयास है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी जो है निरंतर पीयूसी जो होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के जो सर्टिफिकेट्स है, वाहनों की जाँच की जा रही है। नगर निगमों द्वारा जो है पानी का छिड़काव इस पर्टिकुलर सीज़न में किया जा रहा है जिससे कि धूल के कण का जो है हमारे वातावरण में कम हो। तो इसी अनुसार जो है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित विभाग अलग-अलग गतिविधियाँ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे अन्य रिजल्ट राज्यों भी से आ हम रहे बेहतर हैं। स्थिति में हैं। अन्य राज्यों से हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। अगर आप लखनऊ, पटना, दिल्ली, भोपाल की अगर बात करेंगे वहाँ पे तो उनके एक्यूआई देहरादून के तुलना में काफ़ी बढ़े हुए थे। लेकिन क्योंकि पहाड़ का और हमारा हिमालयी क्षेत्रों का परिवेश है यहाँ पे, यहाँ एक्यूआई की स्थिति अच्छी ही आपको देखने को मिलेगी पहाड़ में। जी। सर सबसे ज़्यादा प्रदूषित जिले जैसे हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर और देहरादून, जो पहले खराब श्रेणी में बने हुए थे, आपने कहा वो बेहतर श्रेणी में आ रहे हैं। ये आपने बता दिया जवाब, तो मैं सवाल आगे भी लेता हूँ। क्या बोर्ड के पास ऐसे रियल टाइम डेटा हैं जिन्हें जनता खुले तौर पर देख सके?
जी बिल्कुल, एक जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत एक कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। यहाँ पे देहरादून में है, ऋषिकेश में, काशीपुर में है। ये नेशनल सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं और इसको आप ऑनलाइन इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। ये रियल टाइम डेटा आपको डिफरेंट पैरामीटर जैसे बताया मैंने वहाँ पे कि सॉक्स, नॉक्स, पीएम 2.5, पीएम 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ-साथ बाकी अन्य जो हमारे गैसेस है, उसकी ये पूरी की पूरी आपको ऑनलाइन डेटा अवेलेबल करता है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा हर दिन इस समय में एक एक्यूआई का बुलेटिन भी जारी होता है। दिल्ली के जो हमारे डेटाबेस सेंटर है, उसके अलावा पूरे भारत में जो सिटीज़ है, महत्वपूर्ण सिटीज़, उनके जहाँ-जहाँ ये स्टेशंस लगे हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन, उसका भी एक सीपीसीबी बुलेटिन जारी करता है, तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं और ये पूरा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है और एक ट्रांसपेरेंट रूप में अवेलेबल है, जिसको सभी जनता उसको आसानी से ऑनलाइन एक्सेस कर सकती है। जी सर, बाकी इन शॉर्ट ले लेते हैं हम लोग बाकी सवाल। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड के पास वर्तमान में कौन सी ठोस योजनाएं चल रही है? देखिए, मुख्य रूप से जो हमारी नॉन अटेनमेंट सिटी थी, नॉन अटेनमेंट सिटी का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे 2019 में काफ़ी धूल की मात्रा पाई गई थी, पीएम 10 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया था वहाँ पे, तो उसको जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत लिया गया था। तो देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर, ये 3 जो नगर निगम हैं, इनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत ले रहे हैं और साथ ही में इनको एक काफ़ी अच्छा बजट भी जो है इनको दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 मेजर कंपोनेंट्स को ध्यान दिया गया है। एक तो एंड टू एंड पेवमेंट्स और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है यहाँ पे। इनको कि जितने भी हमारे रोड के अगल-बगल में धूल उड़ने की जो प्रभाव संभावना होती है, उसको कम करने के लिए एंड टू एंड रोड पेवमेंट्स की बात कही गई है। जो चौराहे होते हैं, उसको ग्रीनिंग करने के लिए दिए गए निर्देश दिए हैं, डिकंजेशन और ग्रीनिंग ऑफ जितने भी चौराहे हैं, वो करना है। साथ में क्रीमेटोरियम्स है, अन्य जगह पे है, इस टाइप के भी है यहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को उससे सुसज्जित करना है। महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी आपके स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, इनके एक इनका पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल पे इस टाइप की अवेयरनेस एक्टिविटीज़ को अपलोड भी करना है और साथ ही में उससे लिंक अप करना है, ताकि जो एक भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक माई लाइफ का प्रोग्राम है, उससे हम लोग लिंक हो। हमारी जो गतिविधियाँ है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, उस लाइफ़स्टाइल को सुधारने के लिए और उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे कार्यक्रम जिसके अंतर्गत हम बच्चों को अवेयर भी कर रहे हैं, साथ ही में जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिस विभाग की ज़िम्मेदारी है, उनकी ज़िम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है और ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो उसको ऑनलाइन सभी एक्टिविटीज़ को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये सभी एक समन्वित सर कार्यक्रम है इसी से जिसके सवाल है अंतर्गत कर मेरा, रहे हैं। इसी से सवाल है, क्या बोर्ड के पास स्टेट क्लीन एयर एक्शन प्लान को लागू करने की कोई समय सीमा तय है? बिल्कुल, इसमें एनजीटी के भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा आदेश भी किया गया है और इसी क्रम में जो है एक नेशनल हमारा स्टेट एक्शन प्लान भी बना हुआ है। स्टेट एयर एक्शन प्लान के साथ-साथ हर जनपद के हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान भी बनकर रेडी हो गए हैं यहाँ पे। इसको भारत सरकार द्वारा अब स्वीकृति मिल के वो क्रियान्वयन के लिए रेडी हो गए हैं। देहरादून का एक स्पेसिफिक एक क्लीन एयर एक्शन प्लान भी बना हुआ है, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है वहाँ पे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण काम जो हुआ है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत, कि कौन से एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी कितनी मात्रा में कौन सा पोल्यूटेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका एक अपॉर्चुनिट स्टडी किया गया है। तो उसके आधार पर व्हीकुलर पोल्यूशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, डस्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी अन्य कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वाले जो एक्टिविटीज़ है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका एक पूरा अध्ययन हम लोगों ने उत्तराखंड के लिए किया गया है और उसी के आधार पर आने वाले समय में और जो भी वर्तमान हमारा काम चल रहे हैं, ये उसी के आधार पे चल रहे हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है, उसके आधार पर जो चैलेंजेस मिले हैं, उस चैलेंजेस को मीट करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। जी सर, क्या उद्योगों और निर्माण स्थलों पर नियमित जांचें हो रही है या केवल कागजी कार्रवाई रह गई है? देखिए, हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल का मैंडेट होता है, इसमें 2 महत्वपूर्ण एक्ट आते हैं। इसमें एक एयर एक्ट है और इसमें वाटर एक्ट है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर औद्योगिक इकाई जो उसमें आती है, अलग-अलग कैटेगराइज़ेशन होता है कि रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ है, जिसका ज़्यादा पोल्यूशन इंडेक्स है, उसको रेड कैटेगरी रखा हुआ है, जिनके कम होता है, उनको ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट कैटेगरी में विभाजित किया गया है। तो मुख्य रूप से
इनको जो जांच करने हैं, जो उसका अनुश्रवण करना है, उसका एक साइकिल मेंशन करके रखा है एक्ट में ही। तो ये एक हमारा संवैधानिक दायित्व है कि अगर रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ है तो उसको साल में एक बार उसका अनुश्रवण करके उसका इंस्पेक्शन करना है। ऑरेंज कैटेगरी है तो उसको भी उसी हिसाब से आपको उसका अनुश्रवण करना है। तो रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ है तो आपको 6 महीने में एक बार आपका उसमें इंस्पेक्शन करना ही है। ऑरेंज में 1 साल में एक बार है। तो ये दायित्व संवैधानिक दायित्व है जो एक्ट में मेंशन है, जिसको जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स है उसकी निगरानी कर रहे हैं। सर निगरानी से ही सवाल है सर, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है सवाल। क्या सरकार द्वारा तय मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों पर किसी ठोस कार्रवाई के उदाहरण आप दे सकते हैं? देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है वहाँ पे। बहुत सारे वाटर एक्ट में वायलेशंस हुए थे, कुछ होटल्स में भी हुए थे, जिनके पास एसटीपी की रिक्वायरमेंट थी, एसटीपी नहीं लगाया गया था, उन होटलों को बंदी मतलब क्लोज़र ऑर्डर्स भी दिए गए थे। नैनीताल और हमारे मसूरी के कुछ होटल्स ऐसे थे, उनको बंद कर दिया गया था, 9 होटल्स बंद किए गए थे। जिन होटल थे 100 से अधिक ऐसे होटल थे जिनके ऊपर उन्होंने कुछ नियमों का वायलेशन किया था, उनके ऊपर एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन भी लगाया गया था। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जो खनन के भी हुए या आपके अन्य इंडस्ट्रीज़ है जो वायलेशंस करते हैं एयर एक्ट का और वाटर एक्ट का, तो उनके ऊपर एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उनको कार्रवाई की जाती है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर साल लगभग सैकड़ों ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जिनके ऊपर एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन भी होता है और दर्जनों ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनको क्लोजर नोटिस भी देते हैं हम लोग और वो बंद भी किए हुए वहाँ जी पे। सर, पूरे राज्य में कितने कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस कार्यरत हैं? वर्तमान में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 3 जगह हमारे ये स्टेशंस लगे हुए हैं, देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर, जो एक रियल टाइम बेसिस पे और बहुत ही एक रोबस्ट डेटाबेस जो नेशनल हमारे रिपॉजिटरी से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका डेटा भी डायरेक्ट फेच कर सकते हैं वहाँ पे और हर घंटे आपको एक विभिन्न पैरामीटर्स है उसका आपको हर घंटे में अपडेट मिलता रहेगा वहाँ पे और यही कंटिन्यूअस चल रहा है वहाँ पे। तो एक रोबस्ट सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए यहाँ डेवलप की गई है। जी सर, आपने बात करी कि उत्तराखंड के अंदर 3 कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं। क्या ये उत्तराखंड की के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पर्याप्त हैं? देखिए, हमारा बोर्ड में भी प्रस्ताव पारित हुआ है यहाँ पे कि हर जनपद में एक इस टाइप का स्टेशन लगना है। एक एडवांस सीए क्यूएमएस के लिए ऑलरेडी प्रस्ताव भी पारित है और इस फाइनेंशियल ईयर में जो है हर जनपद में आपको इस टाइप के स्टेशंस ये आप कह रहे मिलेंगे। हो 13 जिले उत्तराखंड में, तो हर 13 जिले में अभी बिल्कुल, बिल्कुल 13 के कई जिले साथ-साथ मेरे ख्याल से इस पे रेडियस में नहीं आ पा रहे होंगे 3 की वजह जी। से। ये 3 के अतिरिक्त और बाकी जगह पे लगने हैं जैसे आपका हल्द्वानी एक जगह ऐसी है जहाँ पे आवश्यकता है, रुड़की ऐसी जगह है वहाँ पे आवश्यकता है। तो 13 जनपदों के अलावा भी अन्य ऐसे जगह है जहाँ पे संवेदनशील है प्रदूषण के दृष्टिगत, वहाँ पे भी इस टाइप के स्टेशंस को हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। सर, क्या ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता भी मापी जा रही है या सिर्फ आप शहरी इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं? नहीं, मुख्य रूप से सभी उत्तराखंड की नापी जा रही है वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शंस भी थे टिहरी की नैनीताल की जो पहाड़ी क्षेत्र है इनकी भी गुणवत्ता नापी गई है यहाँ पे और जानकारी की आपकी बता दूँ मैं यहाँ पे कि इनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल रहा है वहाँ पे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरे जनपदों में ही जो है हम लोग 13 के पहाड़ के जो हमारे 11 जनपद है और 2 जनपद हमारे नीचे हैं, सभी जगह पे इस टाइप के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हम स्थापित करने जा रहे हैं। सर, ऐसी बातें सामने आती है कि बोर्ड की वेबसाइट पर जारी एयर डेटा कई बार अपडेट नहीं होता। इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ हैक भी हुआ था सिस्टम्स और कुछ दिक्कतें भी हुई थी। लेकिन वर्तमान में जो भी सिस्टम चल रही है इसमें कंटिन्यूअस रियल टाइम बेसिस पे पर डे टू डे बेसिस पे हमारा डेटा अपडेशन भी हो रहा है, साथ में डेटा कलेक्शंस भी हो रहा है और हमारा डेटाबेस जो है नेशनल रिपॉजिटरी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी लिंक्ड है। तो जिन लोगों को भी यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है एक्सेस लेने में लिए तो वो सीधे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी जो है वो ऑनलाइन एक्सेस डेटा कलेक्ट कर सकता है। सर, उत्तराखंड में बढ़ती औद्योगिक इकाइयों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनका नियंत्रण कैसे होता है? मुख्य रूप से जो भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो रही है उनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा अन्य जो सक्षम विभाग है उनके द्वारा उनको एनओसी जारी होती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस वो लेते हैं और सशर्त अनुमति के आधार पर ही वो अपना यूनिट का संचालन करता है। अगर
इसमें अगर कोई पर्यावरणीय जो नॉर्म्स है या जो मैंडेट है उसका अगर कहीं पे भी वो वायलेशन करता है तो वो हमारी जो टीम है वो उनके यहाँ जाके हुए उनको वो शो कॉज नोटिस जारी करती है, उसका कंप्लायंस करने के लिए उनको कहती है। अगर कम 2-3 बार इस टाइप की अगर घटनाएं होती है तो एक क्लोजर नोटिस देके उनको यूनिट को क्लोज भी किया जाता है। एक रोबस्ट व्यवस्था दे रखी है वाटर एक्ट और एयर एक्ट में। उत्तराखंड सरकार द्वारा अभी हाल ही में जो वाटर एक्ट 2024 जो भारत सरकार द्वारा जारी किया था, उसको भी विधानसभा द्वारा उसको अडॉप्ट किया गया है। तो जो नए प्रावधान है, वो नए प्रावधान के अंतर्गत इसको डीक्रिमिनलाइज़ किया गया है यहाँ पे। तो एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन की एक व्यवस्था थी, उसको इसमें लागू किया गया है। तो उसी के क्रम में जो है सभी जितने भी हमारी औद्योगिक इकाई है, उनका अनुश्रवण भी हो रहा है और उनके बहुत सारे ऐसे भी दिक्कतें जो आती हैं उनको उनको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सर, इन्वायरमेंट क्लियरेंस यानी कि पर्यावरण क्लियरेंस देने में लोक सुनवाई और जन भागीदारी को पर्याप्त महत्व दिया जाता है क्या? देखिए, ये एक्ट में ही प्रावधान है कि कुछ कैटेगरी है इंडस्ट्रीज़ की जिनको एनवायरनमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता है, जिनको पब्लिक हियरिंग उसमें कंपलसरी करनी होती है। तो जनपद स्तरीय अधिकारी होता है, डीएम की अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनी हुई है वहाँ पे और पब्लिक जनहित को महत्वपूर्ण मानते हुए ही उस ऐसे कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता है, तो उनको इस टाइप की पब्लिक हियरिंग जो जन सुनवाई है, उनको जन सुनवाई करने के बाद ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस जारी करने की व्यवस्था उस एक्ट में दे रखी है। इसीलिए जितने भी ऐसे यूनिट होते हैं जिसमें ईसी की आवश्यकता होती है एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की और जन सुनवाई की आवश्यकता होती है, वो संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जन सुनवाई करने के उपरांत ही ईसी जारी की जाती है। सर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल जरूर आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है, माँ गंगा का उद्गम स्थल है, कई नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं। तो ऐसे में गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के स्तर को लेकर बोर्ड के क्या ताज़ा आंकड़े हैं? नहीं, मुख्य रूप से हमारे जितने भी गंगा के क्षेत्र हैं वहाँ पे एक तो जो वाटर क्वालिटी एनालिसिस ये पर मंथ हम लोग करते हैं और नेशनल क्लीन गंगा मिशन है एनएमसीजी वाला जो हमारा मैंडेट है और हेडक्वार्टर है उसको मंथली बेसिस पे वाटर क्वालिटी की सूचना भी भेजते हैं यहाँ पे। इसमें हमारा गोमुख से लेके ऋषिकेश तक जो है हमारी क्वालिटी ए है। वो इसका मतलब ये है कि कि गंगा की स्थिति बिल्कुल इसकी गंगा की स्थिति मतलब काफ़ी अच्छी है। हरिद्वार वाला क्षेत्र जो है हमारा बी कैटेगरी में जाता है वहाँ पे क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियल जी, जो सवाल सर मेरा एरियाज़ था भी, है। क्योंकि हमने देखा सीपेज टैंक्स और कई जगह हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है और मलमूत्र बहा दिया जाता है वहाँ पर, इस तरह की वही चीज़ें आती जितने हैं, तो इसको हमारे लेकर सर क्योंकि एक्शन जितने प्लान क्या है ठोस? इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निर्देश दिए हैं और कोई भी यूनिट जो गंगा किनारे है वो डायरेक्टली कोई भी ड्रेन्स जो है वो डायरेक्टली वाटर अनट्रीटेड ट्रीटमेंट प्लांट। अनट्रीटेड अनट्रीटेड जो है गंगा जी में प्रवेश नहीं करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में जितने भी हमारे एरियाज़ हैं मेन स्ट्रीम गंगा है उसके नमामि गंगे जो हमारी परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत सभी ये जो स्ट्रीम्स है ड्रेन्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है। इनके ऊपर एसटीपी प्लांट स्थापित किए गए हैं जिसका पेयजल और जल संस्थान उसको रख रखाव कर रहा है। तो ये एक व्यवस्था दी गई जिसके अंतर्गत पहली बार विगत 5 सालों में पूरे के पूरे जो हमारी गंगा नदी है उसके सभी क्षेत्रों के जो ड्रेन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके ऊपर एसटीपी की स्थापना कर दी गई है। क्योंकि सर तो आस्था का इसके विषय भी है। इसके आस्था का विषय के साथ साथ जैसे इनके इनलेट के एसटीपी के इनलेट और आउटलेट पैरामीटर्स भी फिक्स करके रखे हैं और इसमें यदा कदा किसी भी प्रकार का अगर वायलेशन होता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। जी। तो एसटीपीज का मॉनिटरिंग प्रति माह किया जा रहा है। साथ ही में गंगा के जो पानी की क्वालिटी है गुणवत्ता है उसका भी मासिक रूप से इसका निरंतर हमारा अनुश्रवण पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। और गोमुख से लेके पुणे एक बार बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश तक का जो है हम लोग ए कैटेगरी में है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए हो जाता है दर्शकों के परिप्रेक्ष्य में भी, क्योंकि राइट टू क्वालिटी एयर की हम जब बात करते हैं एक आम आदमी का अधिकार है, लेकिन अक्सर इस चीज़ को लेकर कोई मांग करता नहीं है, बात करता नहीं है और वो जज नहीं कर पाता। दिवाली और कुछ इस तरह के ऑकेजन्स होते हैं, फिर तो वो देख लेता है जो दिख रहा है पॉल्यूशन, कुछ पॉल्यूशन जो उसे नज़र नहीं आता आंखों से, वो उसे पॉल्यूटेंट मानने को तैयार नहीं होता। ऐसे में सवाल सर मेरा बहुत एक सवाल है आपसे, आम नागरिक, जो ये आम नागरिक की मैं बात कर रहा हूँ, उनको हवा की गुणवत्ता और उनके स्वास्थ्य पर इसके असर के बारे में जागरूक करने के लिए क्या अभियान चल रहे हैं? जी, देखिए इसमें जो जन जागरूकता है या लोगों का एक उस
मुद्दे के लिए संवेदनशील होना, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। एक तो लोगों की, नागरिकों की ड्यूटी भी है, साथ ही में जो अधिकारी है या जो जिनका एक नैतिक दायित्व है कि एयर और वाटर क्वालिटी को जो है सुधारना और साथ ही में उसके ऊपर नियंत्रण और उसको मैनेज करना। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का एक आपसी संबंध भी है। जो नागरिक रह रहे हैं उनको ये पता भी होना चाहिए कि जिस क्वालिटी की एयर है, किस क्वालिटी का पानी भी है। साथ ही में दूसरे अधिकारियों का ये भी कर्तव्य और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ड्यूटी बन जाती है कि कहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है और साथ में पानी की गुणवत्ता क्या है, उसको प्रदर्शित करना। तो एयर क्वालिटी के लिए तो यही है कि सभी ऑनलाइन आजकल पूरी डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो ऑनलाइन आपको चीज़ें दिख जा रही है। वहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एयर क्वालिटी के बारे में अवगत करा देते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है समय-समय पर जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें जल और वायु की हम बात करते हैं वहाँ पे, तो एक जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलता है। साथ ही में विश्व पर्यावरण दिवस है या वाइल्ड लाइफ वीक है या पृथ्वी दिवस है, ये अलग-अलग समय-समय पर जो है अलग-अलग महत्वपूर्ण जो आयोजन करता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। नमामि गंगे भी इसमें ऊपर काम कर रहा है यहाँ पे। पेयजल विभाग भी काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जनपद में जो अलग-अलग विषयों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य यही है कि ओवरऑल पानी की गुणवत्ता और जो है हमारी वायु की गुणवत्ता सही हो और लोगों को वो पता भी चले कि वो किस प्रकार की गुणवत्ता हो। सर, हमारे देश के भविष्य और राज्य के भविष्य पर आ जाते हैं। क्या स्कूली बच्चों और युवाओं को पर्यावरणीय जागरूकता से जोड़ने के लिए कोई ग्रीन क्लब या स्कूल एयर क्वालिटी प्रोग्राम चलाया जा रहा है? ये मुख्य रूप से बच्चे किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसा स्पेसिफिक स्कूल बेस्ड क्लीन एयर क्वालिटी प्रोग्राम ऐसे नहीं चलाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन समय-समय पर जिस प्रकार से भी व्यवस्था होती है, विशेष दिवस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि पर्यावरण दिवस है, पृथ्वी दिवस है, वानिकी दिवस है, तो उस अवसर पे जो है अलग-अलग स्कूलों में ही कार्यक्रम जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं वहाँ पे। और बच्चों के करिकुलम में भी, एजुकेशनल करिकुलम में भी बहुत सारी ऐसे एनवायरमेंटल जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें भी इनबिल्ट किया गया है ये विषय। तो उनमें एक संस्कार के रूप में बच्चे ये पढ़ भी रहे हैं स्कूलों में और अपने जीवन में वो उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें स्कूल एजुकेशनल करिकुलम में एनवायरमेंटल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही में जो सक्षम विभाग है उसको जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समय-समय पर वो कार्यक्रम करते हैं। तो दोनों का आपसी समन्वय हो रहा है और एक कॉम्प्लीमेंटरिटी मेंटेन हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल, अगर आपको अगले 5 साल के लिए राज्य की पर्यावरण नीति तैयार करनी हो, तो सबसे पहले कौन से 3 कदम आप लागू करेंगे? मुख्य रूप से यहाँ जो सबसे मेजर चैलेंज है पहाड़ में मैं देख रहा हूँ वहाँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है। पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और तीसरा महत्वपूर्ण जो आ जाता है कि एयर क्वालिटी। तो ये ऐसे 3 क्षेत्र हैं जहाँ हम लोगों को निश्चित रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है और गार्बेज फ्री बनाने के लिए, प्लास्टिक फ्री बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्वच्छ जो वायु है वो लोगों तक पहुँचे। और साथ ही में जब एक आप देवभूमि की बात करते हैं, तो ये देवभूमि से जुड़े हुए इशू है, इसलिए क्योंकि देवों की भूमि है, तो एक जनरली लोगों का इमेजिनेशन होता है कि ये देवों की भूमि एक स्वच्छ सुंदर प्रदेश होगा। तो उस इमेजिनेशन को जब हम करते हैं, तो वो उनको धरातल पे यहाँ आने के बाद लोगों को महसूस भी हो। बहुत सारे काम हो भी रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में चूँकि पर्यटन प्रदेश है, आने वाले समय में बहुत सारे बाहरी क्षेत्र से लोग आते हैं, तो उनको उनका इन्फ्लक्स होने के कारण इसकी आर्थिकी भी जुड़ी हुई है उत्तराखंड की इससे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो महत्वपूर्ण चैलेंजेस है हमको हमारे सामने, उसको एक समन्वित प्रयास से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हुए जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स विभाग है, साथ ही में जो जन सहभागिता है, उसको सक्रिय करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और साथ ही में आपका वायु की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक महसूस कर रहे हैं। स्वच्छ हवा, वायु कोई एक दिन का विषय नहीं, ये हमारे हर दिन का विषय है। एक स्वच्छ हवा जब आप लेते हैं, वायु आप लेते हैं, तो अपनी कई साल उम्र को बढ़ा देते हैं, तंदुरुस्ती को बढ़ा देते हैं। और कहा गया है, आप फिट तो पूरा देश फिट। तो फिटनेस के लिए ज़रूरी है अच्छी वायु। दिल्ली का AQI बढ़ा, कहीं ना कहीं नज़र थी उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तराखंड की हवा को बड़ा शुद्ध माना जाता है। लेकिन दिवाली के बाद अच्छी बात यह है कि यहाँ की हवा भी अब सुधर रही है। ये चैलेंजेस हैं,
उन चैलेंजेस पर हम सबको काम करना होगा। ये केवल एक विभाग का मसला नहीं, ये हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है, हर एक उत्तराखंडी से जुड़ा मसला है और हर किसी को सहयोग करना होगा। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल।